सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ बातों बातों में। ठीक है, अब जो लेखक है ना, जिसने लिखा है वो अपना संस्मरण बता रहा है, यानी कि जैसे होता है ना, कुछ हम पुरानी बातें होती हैं हमारी, हम बच्चों को बताने लगे, हम उन्हें कहानियाँ सुनाने लगे, अपने कोई किस्से बताने लगे, तो वो उसका ये संस्मरण है। एक लेखक बंधु का अपना एक संस्मरण इस प्रकार है। कई दिन भोजन के स्थान में जलपान करने के बाद 20 रुपए जेब में आए और मैं घर से निकला। रुपए बस यही 20 थे, पर मांगे थी शायद 20,000। मुझे इन रुपयों को इस तरह खर्च करना था कि दूसरे रुपए आने तक परिवार की भूख हड़ताल फिर से आरंभ ना हो। मतलब उन्हें मुझे ऐसे खर्च करना था कि मेरी बचत भी हो जाए। ठीक है, मैं तो बाजार में सामान का सर्वे करने लगा, कहाँ क्या सस्ता है, और जब ये सर्वे समाप्त करके मैं सामान खरीदने को तैयार हुआ तो देखा सर्वे ही सर्वे में जेब कट गई और 20 रुपए तो गए ही, नई कमीज भी खराब हो गई। ये धक्का साधारण नहीं था, पर कटी जेब सिल सकती थी, गए दाम तो लौट के नहीं आ सकते थे। ठीक है, अब मैं कब तक न लौटता। घर वापस आया, पर सब लोग मेरी नहीं भोजन सामग्री की प्रतीक्षा कर रहे थे, और ये तो निश्चित ही है कि माँ या पत्नी के लिए उस सामग्री के स्थानों में मेरा कुछ भी उपयोग नहीं था। मैं वही तो है ना, वो सामान लेके आता तो उसकी अहमियत थी। यही नहीं, उनकी दृष्टि यह थी कि उनके आगे कई दिन बाद परसी गई भोजन सामग्री का अपहरणकर्ता मैं ही था। आंसू और बकवाद असहता के अस्त्र हैं। मुझे दोनों का भरपूर शिकार होना पड़ा, पर दुख है कि इनसे मेरी कटी जेब सिल नहीं पाई। मैं बिना पानी पिए ही पड़ा रहा। शाम को डाकिये ने आवाज दी, डाक मेरी जिंदगी है, पर उठने को मन न हुआ तो पत्नी से कहा, लेना जी जरा चिट्ठियां। लौट कर आई कि वो तुम्हें ही बुला रहा है। उठा ये सोचते कि कोई लेख किसी पत्र से वापस आया होगा, पर देखा कि डाकिया जी मनी ऑर्डर का फॉर्म लिए खड़े हैं। एक एक सांस में लाख लाख स्मृतियां, पर सब सूचनाहीन। मनी ऑर्डर तो कहीं से आने वाला है नहीं, है ना, आने वाला ना हो, पर आ तो गया है। ये निकले 10 के नोट, तो मनी ऑर्डर 20 रुपयों का है। ठीक है, भेजा है इसी नगर के किसी श्याम सिंह ने, पर किसी श्याम सिंह को मैं जानता हूँ ये नहीं जानता, ना जानूं, पर मनी ऑर्डर मेरा है और किसी ने बड़े समय पर भेजा था, क्योंकि उसको बहुत जरूरत थी उस समय पे। 20 रुपए क्या है, रिजर्व बैंक ही मेरे घर आ गया। ये लीजिए कूपन, डाकिये ने कहा। ले लिया तो बाचा भी लिखा था, मेरे दोस्त आज सुबह ही जोरू ने कहा घर में कुछ नहीं है, तो घर से निकला और निकलते ही मिल गए मुझे तुम। नई कमीज में बटुआ देखा तो सोचा चलो सगुन तो अच्छा है। ब्लेड ऐसा बैठा कि क्या कहूँ। उस पर बटुए में मिले कूपन पर संपादक ने लिखा था, कई दिन से आपके भूखे रहने की बात पढ़कर नियम के विरुद्ध पेशगी रुपए भेज रहा हूँ। सोचा ये लेखक भी मेरे ही जैसा है, और तभी मिल गया एक और बटुआ। पूरे सप्ताह का खर्च है, लो तुम भी खुश रहो मेरे दोस्त। अब वो कौन था, वो जेब कतरा था, है ना, और उसने उसका जेब काटी, उसको पैसे मिल गए। अब उसको लगा उसको भी जरूरत है, वो उससे परिचित था, फिर उसने किसी दूसरे का बटुआ मार के उसको पैसे भेज दिए। अब आता है संस्मरण। रेल उड़ी जा रही थी और वह देहाती डंडा पकड़े दरवाजे पर खड़ा था। हवा का एक झोंका आया कि उसकी टोपी उड़ गई। उसने आव देखा ना ताव, झट खतरे की जंजीर खींच दी। गाड़ी ठहरी तो गार्ड आया। क्यों खींची है तुमने जंजीर? किसी ने बताया कि इस बेचारे देहाती की टोपी उड़ गई। एक मामूली टोपी के लिए जंजीर कौन खींचता है ना, अजीब बेवकूफ है ये देहाती। गार्ड को गुस्सा आ गया और झल्लाकर उसने कहा, निकालो 50 रुपए फाइन के। ठीक है, आप कैसे 50 रुपए गार्ड साहब? देहाती ने सरल स्वभाव से कहा। तो गार्ड ने उस तख्ती पर लिखे रेल रूल, यानी कि जो रूल, ट्रेन का जो रूल था वो लिखा हुआ था, याद दिलाई। 50 रुपए से कम कीमत की चीज के लिए जंजीर खींचने पर 50 रुपए जुर्माना देना होगा। ठीक है, देहाती ने अपने पूरे ओज में उभर कर अपनी पूर्वी बोल में कहा, ई टुपिया हमारी इज्जत है। गार्ड साहब तो का हमारी इज्जत 50 रुपए है कि ना है, मतलब तुम्हें मेरी इज्जत ये 50 रुपए की लग रही है? आसपास जो थे समझ पड़े
और गार्ड साहब भी मुस्कुराकर हरी झंडी हिलाते अपने डिब्बे की ओर बढ़ गए। फिर ये जनसाधारण भारतीय की सूक्ति ही तो थी जिसमें कानून की ताकत उलझकर रह गई। लीजिए जग बीती सुनाते सुनाते एक आप बीती याद आ गई और मन कसकसे भर उठा है। मेरे विवाह की बात चली तो मेरे साले साहब पंडित जादव प्रसाद जी इस बात पर तैयार थे कि मैं चाहूं तो लड़की देख लूं, पर मेरा सुधारक तब नया था, सो वह झेप गया और रिश्ता पक्का हो गया। तो भीतर एक आशंका भर उठी, कहीं जैसे पत्नी पल्ले पड़ गई तो जोश में मैं मुजफ्फरनगर जहां पहुंचा, पर इसमें मैं अपनी भावी पत्नी को कैसे देख पाता। सामने मुझे होना न था और गलियों में भले घर की लड़की उन दिनों निकलती नहीं थी। लुकते छिपते ससुराल की गली के कई चक्कर काटे, पर इससे भला मतलब। ढलती दोपहर में पड़ोसी की लड़की उस घर से निकली तो पास लगकर पूछा, वो लड़की कैसी है बहन? इस प्रश्न के 30 वर्ष तक मैंने जितने स्केच लिखे हैं उस सबको उस लड़की ने एक शब्द में मात कर दिया। जादव की बहना राधा है बाबूजी, जाओ अपने घर बैठो। जादव की बहना राधा है, राधा में भावी पत्नी का पूर्ण परिचय है, तो जाओ अपने घर बैठो। मैं मेरी संपूर्ण जांच पड़ताल का जवाब और यह भी कि मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, तुम कन्हैया। जनसाधारण के पास अभिव्यक्ति का नित्य नूतन ऐसा भंडार है, बात करने का ऐसा लहजा है कि पांडित्य खड़ा ताका रुके। भाई गुलाम अनवर साबरी ने उस दिन एक मौलवी के मुंह पर किसान की झापड़ पड़ने की बात सुनाई तो हंसते हंसते हम सब लोटपोट हो गए। ठीक है, एक मौलवी जमींदार के पास उनका किसान आया तो मौलवी साहब ने पूछा कि इस साल तकातुरे अमतार से किश्तजारे गंदुम को कोई मुफीद पहुंचा या नहीं। उनका मतलब ये जानना था कि इस बारिश से गेहूं को कोई लाभ हुआ या नहीं, पर वे किस भाषा में बोल रहे थे। भाषा भी तो उर्दू थी जिसमें वो बोल रहे थे। ठीक है, अब किसान झला भुना या बड़बड़ाया नहीं, बस उठते उठते बोला, हुजूर इस वक्त तो कुरान पढ़ रहे हैं, मैं कल आऊंगा। किसान ने मौलवी को जो कुरान पढ़ाई, मौलवी सचमुच उसे जिंदगी भर याद रखेगा, इसमें शक नहीं। उस दिन स्टेशन के पास दो देहाती बंधु आपस में लड़ पड़े। दोनों एक गांव के थे। हरिद्वार में गंगा स्नान करने को एक साथ घर से चले, निश्चय ही दोनों मित्र, पर रास्ते में क्या हुआ, बात का बतंगड़ बन गया और दोनों लड़ पड़े। मैंने बीच में पढ़कर बीच बचाव किया तो हटते हटते एक बोला, ये ना समझना कि हम तुमसे 19 हैं, जाने रही बहुत बिगड़ेल है हम, अपनी पर आवे तो आवे सारे का थप्पड़ ने मारत मुंह टमाटर बनाए दे। मतलब मार मार के तुम्हारा मुंह जो है टमाटर की तरह लाल कर दे। फबक्कर दूसरे ने कहा, तो तुम मुंह ही समझे रहो कि हम चुन के ना आए, भूषण ते मारत मुंह भाटा बनाए देवे। ठीक तो है, थप्पड़ की मार मुंह को लाल कर देगी और भूसों की मार उसे भुला देगी। कितनी सर्वांगपूर्ण अभिव्यक्ति है ये। हमारे देश के पास जनसाधारण के पास भाषा का ऐसा भंडार है कि हम उसकी अपेक्षा करके दर्शन और विज्ञान के ग्रंथ भले ही लिख लें, बातचीत नहीं कर सकते। आम आदमी की बातचीत में मस्तिष्क का माया जाल नहीं, हृदय की सहज सरलता होती है। चुटकुलों, कहानियों, दृष्टांतों, शब्दों और अभिव्यक्तियों का ऐसा संग्रह उसके पास है जो बहुमूल्य है। इस दिशा में बहुत गहरे सतर्क प्रयत्नों की आवश्यकता है। ये प्रयत्न हमारी भाषा को समृद्ध और शक्तिशाली करने वाले होंगे, ये मेरा अखंड विश्वास है। आप घंटा भर किसी कुम्हार, नाई, धोबी, मल्लाह, किसान, तांगे वाले या भड़बूजे के पास बैठिए, आपको 5 चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्तियां, भावपूर्ण नए शब्द मिलेंगे। ये हमारी भाषा के हीरे हैं, मोती हैं, लाल हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ हम शिक्षितों को इन अशिक्षितों के द्वारा शिष्य बनकर बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ व्यंग थे और जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, उनके कुछ संस्मरण थे, उनकी समय की कुछ बातें थी। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और ये पाठ आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। धन्यवाद।